साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सर। दोस्तों, आज हम सामान्य क्लास लेकर यूपी टेट की सीडीपी का क्लास लेकर आए हुए हैं, जो कि एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का ये संकलन होगा। जहां से अगर आप पढ़ते हैं तो नो डाउट आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर फंस जाएगा इस टॉपिक से। और हमारा मकसद है कि आपको सीडीपी में 30 में 30 दिलाना है। ठीक है, अगर आपको 30 में 30 चाहिए दोस्तों, तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए एक बार। और इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको यहाँ से सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाने लेकर आए हैं, आप पढ़ाने आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये होता है दोस्तों कि एग्जाम नजदीक आ गया है और हम क्या पढ़ें, अर्थात एग्जाम नजदीक आ गया है, हम क्या पढ़ें, उनको समझ में नहीं आता। तो उनके लिए ये हमारी क्लास बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं और लाइव होते हैं क्लास में। सभी लोग लाइव हो जाइए एक बार, ठीक है, और ऑनलाइन हो जाइए। चलिए, तो यूपी टेट जुलाई क्रैक करना है दोस्तों, लेकिन मन में बहुत सारी चीजें आती है कि कैसे पास करें और सीडीपी कैसे तैयार करें। तो नो डाउट ये उन्हीं के लिए है। एनसीईआरटी बेस्ड 60 नोट्स है जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम में काम करेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज, और टॉपिक वाइज तैयार करते हैं। और इसमें से एक नंबर आपको एग्जाम में फंस जाएगा, ये आपके बाल विकास की अवस्थाएं वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप जानते हैं। कौन कौन सी अवस्था में बांटा गया भैया? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे अगर हम मानते हैं तो 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी अवस्था हो जाएंगी? तो एक आपका होता है भैया गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो 0 से 9 माह गर्भ में होता है। 9 माह, 9 माह गर्भ में होता है। 9 माह गर्भ में होता है, ये 9 माह गर्भ का होता है। इसके बाद आपका शैशवा अवस्था आता है, शैशवा अवस्था आता है, शैशवा अवस्था आता है। और इसके बाद बाल्यावस्था है, इसके बाद बाल्यावस्था है। और इसके बाद क्या है? तो किशोरा अवस्था है। तो इस तरह से भैया आपका ये 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन होती है 4 अवस्थाएं, इसमें नो डाउट। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए, शैक्षिक दृष्टि से आपका क्या आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इतनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टि से माना गया। लेकिन मनोविज्ञान कितनी अवस्था को मानता है? तो मनोविज्ञान 4 अवस्थाओं को मानता है। सबसे बड़ा ये होता है कि लोगों के दिमाग में आता है कि हम यूपीटी की तैयारी करना है, तो हम कहाँ से मैटर पढ़ें। ठीक है, मैटर कहाँ से पढ़ें, ऐसा दिमाग में आता है भैया। तो ये 60 नोट्स एनसीईआरटी का आपके लिए ही है। ठीक है, और इसको कई बार रिपीट कर लीजिएगा, और मेरा दावा है कि यहाँ से आपको प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और ये टू दी पॉइंट है और वन लीनियर है। और यहाँ से आपको एक नहीं कई क्वेश्चन फंसेंगे जो आपको सीटेट में भी काम करेगा। सीटेट में काम नहीं करेगा भी, आप फंसेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं भैया आपकी। 3 अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टि से हैं। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में कब से प्रारंभ होता है? तो 3 से लेकर 5 वर्ष की उम्र में होता है, क्योंकि शैशवावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया का अभाव होता है। तो शैशवावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया का जो तात्पर्य है, 3 से 5 में बच्चा करता है। लेकिन समाजीकरण की प्रथम पाठशाला अगर बात किया जाए तो परिवार होता है, और नैतिकता का भी अभाव होता है। तो यहाँ पे 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चा समाजीकरण करने लगता है। इसलिए करा कि समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? तो शैशवावस्था है। और उम्र भी पूछेगा तो यही आपका शैशवावस्था होगा। अब करा कि एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई होती है। नवजात का मतलब भैया समझते हैं आप? नवजात का मतलब क्या होता है? नवजात का मतलब ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो ऊंचाई है, कद है, वो कितना होता है? 19.5 इंच होता है। कितना होता है भैया? 19.5 इंच होता है। ये सामान्य ऊंचाई होगी। ठीक है, करा कि एक नवजात शिशु का भार होता है कितना? तो 7 पाउंड होता है। कितना होता है भैया? 7 पाउंड। ये ध्यान रखिएगा, 6 पाउंड भी ऑप्शन में होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। लेकिन अगर 9 पाउंड दे तो 9 पाउंड नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, 6, 7, 8 पाउंड हो सकता है। तो इसमें कौन मारेंगे? 6, 7, 8 दे दिया तो 8 पाउंड मारेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि आप जब भी बच्चा जन्म लेता है तो
उस नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो 7 पाउंड होता है। ऊंचाई कितनी होती है उसकी तो आपका क्या हो जाएगा, 19.5 इंच होता है। करा कि शैशवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, किसने कहा है भैया, तो वेलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है, तो वेलेंटाइन ने कहा है। नो डाउट इसमें वेलेंटाइन ने बहुत सारी चीजें बताई शैशवावस्था में कि बच्चा कैसे डिजर्व करता है, इसके बाद जीन पियाजे ने बताया है। लेकिन यहाँ पर जो बात किया है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना, तो वेलेंटाइन ने, क्योंकि बच्चा यहाँ पे तीव्र गति से सीखता है। कैसे सीखता है भैया, तीव्र गति से सीखता है, क्योंकि बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया होती है काफी तीव्र होती है। फिर कहा कि सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है, तो शैशवा अवस्था में होता है। दोस्तों एकदम इसको रट्टा मार लेना है, एकदम रट्टा मार लेना है। यहां से एक नंबर नहीं फंसा तो आप हमारा चैनल छोड़ दीजिएगा। देखना, मैं प्रवीण सर हूं और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं कि यहां से आपको प्रश्न आना ही तय है। ठीक है, आप कहीं से पढ़िए, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर आपको फंसेगा। फिर करा कि विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। बिल्कुल सही भैया, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है, फिर शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और आपका जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये आपका लिखा है कि सबसे तेज शारीरिक विकास कब, शैशवावस्था में, और विकास की प्रक्रिया क्या होती है, तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। ठीक है, अब करा कि शैशवावस्था में वृद्धि क्या होती है भैया, तो तीव्र गति से होती है। तो ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में ही नहीं, ध्यान रखिएगा विकास भी तीव्र गति से होता है। विकास और वृद्धि दोनों ये तीव्र गति से होते हैं। किसमें, तो शैशवावस्था में विकास और वृद्धि दोनों तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि शैशवावस्था में विकास और वृद्धि दोनों तीव्र गति से होते हैं, केवल वृद्धि ही नहीं होती, दोनों होते हैं। चलिए, करा कि जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं भैया, तो बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, करा है कि शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो ये किसने बताया था भैया, तो ये बताया था मैकडूगल ने। मैकडूगल ने बताया कि शैशवावस्था में, मैकडूगल ने बताया कि शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो बच्चा में भय उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, प्रेम होता है और पीड़ा उत्पन्न होता है। ये शैशवावस्था में इतने संवेग आपके उत्पन्न होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में यह कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। कहा है, किसने कहा है, तो एडलर ने कहा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था में जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह बात किसने कहा है, तो एडलर ने कहा है। कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है भैया, तो सिगमंड फ्रायड का है। तो फ्रायड ने यही बात कहा कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो कब बन जाता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना था प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछेगा कि यह वक्तव्य या यह कमेंट किसने दिया, या विचार किसने दिया है, तो किसने दिया भैया, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ। शैशवावस्था को बालक कहा जाता है। ठीक है, शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है, निर्माण काल। तो ध्यान रखिएगा भैया, शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ठीक है, और विकास का आदर्श काल भी कहा जाता है, कि जो कुछ बनना होता है बच्चे को शैशवावस्था में बन जाता है। फिर कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, कितनी होती है भैया, तो 270। और ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है, तो बाल्यावस्था में 350, और किशोरावस्था में कितनी हो जाती है, तो 206 हो जाती है। ये किशोरावस्था में, ये बाल्यावस्था में, और ये नवजात में 270 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, तो भैया शैशवा अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवा अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, किस अवस्था में बच्चा दोहराता है, मतलब बच्चा कोई भी बातों को सुन लेता है तो बार बार रिपीट करता है। जैसे अगर बच्चे को कह दिया जाए कि चंदा मामा दूर के पूरी पकाए पूर के, ठीक है, आधा हम खाए आधा तुम खाओ, तो यह बच्चा अब क्या होगा, बच्चा उसको रिपीट मारेगा। ठीक है, बच्चा कोई गाना सुन लेता है तो उसको रिपीट करता रहेगा दिन भर, उसको ये नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या होगा या इसका मतलब क्या होगा, लेकिन वो बच्चा रिपीट करता रहता है। चलिए, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है,
तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और यह सी टेट में भैया क्वेश्चन आ चुका है, यह सी टेट में आ चुका है और यूपी टेट में भी आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी टेट और सी टेट दोनों में यह प्रश्न आ चुका है। और यही पूछता है कि बालकों में कौन पाया जाता है, बालकों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, बालकों में ग्रंथि कौन सी है, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है भैया। कौन सी, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, बालकों की बात करेगा कि बालकों में कौन सी ग्रंथि, तो ओडिपस। और लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि की वजह से बालकों का जो आवाज होता है मोटा हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से, जनरेट होने की वजह से लड़कियों की आवाज में कोमलता आती है। तो ये दोनों किस्में हैं, तो शैशव अवस्था में यह उत्पन्न हो जाता है। चलिए, करा जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है भैया, तो क्या होगा, 51.5 सेंटीमीटर होता है, 51.5 सेंटीमीटर। करा नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, तो 3 किलोग्राम होता है, लगभग में है। ठीक है, 2.5 किलो भी हो सकता है, 3.5 किलो भी हो सकता है। लेकिन जब 3.5 किलो होगा भैया, तो वो एक तरीके से अपवाद में लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आपको मिल सकता है टेलीग्राम पर, आप चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको टेलीग्राम, या आप इनबॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं, या टेलीग्राम से जुड़कर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ को पढ़ने से आपको 1 नंबर, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर आपको जरूर फंसेगा, चाहे यूपी टेट में बैठिए चाहे सी टेट में बैठिए। चलिए, चलिए, कह रहा है कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है, तो बच्चों का क्वेश्चन आता है इसमें कि किस अवस्था में दूध के दांत निकल आते हैं, या शैशवावस्था, कितने वर्ष में दूध के दांत निकल आते हैं, तो 1 वर्ष में होगा। करा कि जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, अनियमित रहती है। ठीक है, लगभग कितना होता है, तो 150 से 170 के आसपास होता है। ठीक है, प्रति मिनट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगभग है ये। ठीक है, अनियमित होती है, लगभग में मैंने बता दिया है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, करा कि हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं भैया। यह सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यह सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, फार सी टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फार सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और यूपी टेट में तो आएगा ही आएगा। फिर करा कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, और पियाजे ने जैसा अगर कहा, तो बच्चा किस अवस्था में बोलना प्रारंभ करता है, तो शैशवावस्था में। ठीक है, और उसकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें बच्चा शब्दों को बोलना, स्पष्ट शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। तो फिलहाल ये ध्यान ही रखिएगा, सार्थक का मतलब हो गया स्पष्ट, अर्थात बच्चों का यहाँ पे शब्द समझ में आ जाता है कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। करा बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है जन्म से या प्रसव पूर्व से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जन्म से या प्रसव पूर्व, अर्थात कहां से होती है भैया, तो गर्भावस्था से होती है। कहां से होती है, तो गर्भावस्था से होती है। ठीक है, एक बार इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहा डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, कौन है भैया, तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने बताया कि बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधियों आधारित सिखाना चाहिए, और बच्चे को हमेशा प्रैक्टिकली जो उसके सामने दिख रहा है उसको प्रस्तुत करके सिखाना चाहिए। बच्चे को कभी भुलवाने या झूठे वाले तथ्य नहीं सिखाना चाहिए, और बच्चे के क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, और बच्चे को खुद से करके सीखने पर बल देना चाहिए। तो यह विधि ये बताती है, डाल्टन प्रणाली बताती है। और डाल्टन प्रणाली का जन्मदाता कौन है, तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। क्वेश्चन आता है कि डाल्टन प्रणाली का जन्मदाता कौन है, तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। चलिए, कह रहा है कि शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था में बच्चों का व्यवहार कैसा होता है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। बच्चों का व्यवहार कैसा होता है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक। जैसे बच्चा अंगूठा चूसेगा, अंगुली चूसेगा, चम्मच चूसेगा, या कोई मुंह में वस्तुएं डालकर ट्राई करता है कि यह क्या है। ठीक है, तो वह व्यवहार किस में आता है भैया, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में आता है। और क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार किस तरीके का होता है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सी टेट और यूपी टेट दोनों में आने की संभावना है आपकी। चलिए,
नेक्स्ट भैया करा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है तो 7 से 11 वर्ष होता है। आपको यहाँ पे बता दे, ये आपका भैया क्या होता है, इंद्रिय जनित अवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं, जनित अवस्था, या आपको बोलते हैं इंद्रिय अवस्था, इंद्रिय अवस्था इसको बोलते हैं, जो कब से होता है तो 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक कब से है तो 2 से 7 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष। और यहीं पर मूर्त संक्रियात्मक क्या है तो मूर्त संक्रियात्मक भैया 7 से 11 वर्ष। और यहीं पे अमूर्त संक्रियात्मक की अगर बात करें तो 11 से 15 वर्ष या इससे ऊपर है। तो ये 4 अवस्थाएं जिन पियाजे ने बताया है। फिलहाल आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल पूछा है तो 7 से 11 होगा, लेकिन ये 4 अवस्थाएं जिन पियाजे ने बताया है। चलिए इस पर हम लोग विस्तृत से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इस नोट्स को पढ़ लेते हैं, 60 नोट्स को, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है भैया। और आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी करते हैं तो यह नोट्स आपके लिए बहुत बेहतर रामबाण साबित होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और स्कूल भेजने की आयु बच्चों की कितनी होनी चाहिए तो 5 वर्ष होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है। लेकिन आरटी के अकॉर्डिंग और आपका एनसीएफ के अकॉर्डिंग और 2002 का जो शिक्षा नीति बनाई गई थी, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, वहां पे उल्लेख किया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा जरूरी है। इसके साथ माता पिता का कर्तव्य बनता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को विद्यालय अवश्य भेजे। तो वहां पे 6 वर्ष की उम्र तय की गई है, लेकिन यहाँ पर जो आपका उम्र तय किया गया है ये 5 वर्ष है। करा दूध के दांत कितने होते हैं भैया तो दूध के दांत आपके 20 होते हैं। कितने होते हैं तो दूध के 20 दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। करा कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है तो 350 ग्राम होता है, ठीक है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है तो 350 होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा 1400 ग्राम भी हो सकता है किशोरा अवस्था तक जाते जाते। तो भैया ये 350 ग्राम होता है कब, ये कब दिया है, ध्यान रखिएगा ये कब दिया है, कब की बात कर रहा है तो जन्म के समय की बात कर रहा है ना भैया, कब की बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा जन्म के समय की बात कर रहा है, कब की, जन्म के समय की बात कर रहा है। और अगर यही किशोरावस्था में क्या हो जाएगा तो किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की तो 1400 ग्राम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना ग्राम हो जाएगा 1400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किशोरावस्था की बात करेगा तो 1400 ग्राम हो जाएगा। करा कि शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है, क्या होता है भैया उत्तेजनापूर्ण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तेजनापूर्ण, ये आपका सीटेट में भी आ चुका है। चलिए करा है भैया कि बाल्यावस्था की आयु होती है, कितनी होती है तो 6 से 12 वर्ष। हमने बताया है, शुरुआत में ही बताया था कि बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है तो 6 से 12 वर्ष होती है। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित, क्या होता है बाह्य केंद्रित। लेकिन अगर यही पे क्वेश्चन पूछता है भैया कि अहम केंद्रित कब होता है, अहम केंद्रित कब होता है, अहम केंद्रित कब होता है तो ध्यान रखिएगा शैशवावस्था में होगा, शैशवावस्था में अहम केंद्रित होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा अहम केंद्रित होता है शैशवावस्था में, जबकि बाह्य केंद्रित कब होता है तो बाल्यावस्था में। बाह्य केंद्रित का मतलब कि बाल्यावस्था में बच्चा लोगों से मिलने जुलने लगता है, लेकिन शैशवावस्था में मिलने से क्या होता है शर्माता है और डरता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर रहा है क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मांटेसरी शिक्षण विधि। तो इस विधि को किसने दिया था भैया तो मारिया मांटेसरी ने इस विधि को दिया था। और उन्होंने कहा था कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मांटेसरी पद्धति से पढ़ाना चाहिए। और मारिया मांटेसरी
पेशे से नर्स थी और उन्होंने विकलांग बच्चों और मंदबुद्धि बच्चों पर कार्य किया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे को प्राकृतिक रूप से पढ़ाना चाहिए, गतिविधि आधारित पढ़ाना चाहिए और उनके मानसिक विकास पर बल देना चाहिए। और खेल आधारित अगर हम पढ़ाते हैं, प्रकृति से जोड़कर पढ़ाते हैं, तो बच्चे का मानसिक बौद्धिक विकास अच्छा होगा और शारीरिक विकास अच्छा होगा। तो इस तरह से मारिया मॉन्टेसरी ने क्रिया एवं खेल पर आधारित विधि बताया, इसको मॉन्टेसरी विधि कहते हैं और मारिया मॉन्टेसरी ने इस विधि को दिया था। कहा कि बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया? तो सामूहिक रूप से होनी चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि बाल्यावस्था में बच्चा जब समूह में भाग लेता है तो इसीलिए बाल्यावस्था को गैंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाल्यावस्था को? गैंग एज, ठीक है, या समूह की अवस्था बोलते हैं बाल्यावस्था को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस नोट से आज आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किससे? तो समवयस्क समलिंगियों से। समवयस्क का मतलब अपने बराबरी के लोगों से। देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में, वो अपने लेवल के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, और अपने लेवल के लोगों को खोजते रहते हैं। बड़ों के साथ कम होते हैं, बच्चों के साथ आप देखिएगा कहीं जाते होते हैं तो देखिएगा अगर अपने बच्चे को छोड़ दिया और वहां पे आसपास बच्चे खड़े हैं तो उन बच्चों में वो शामिल हो जाता है, खेलना पसंद करता है। कहा कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। तो कहे ना भैया कि बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है? तो सामूहिक रूप से लोगों में शामिल हो जाता है, अपने छोटे बच्चों और समवयस्क बच्चों में। चलिए आगे चलते हैं। कहा कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण बाल्यावस्था में, यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि बच्चा वास्तविक चीजों को जानने लगता है, वास्तविकता से जुड़ने लगता है और उसको ये पता चल जाता है कि ये चीज जो हमारे सामने घट रही है इसको आगे तक लेके चलना और यही सही है। फिर इसके साथ आप यहाँ अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास, मतलब कि यहाँ पे जो विकास थोड़ा से होता है वो स्थिर हो जाता है। इसके बाद किशोरावस्था में विकास तीव्र होता है। तो ध्यान रखिएगा कि बाल्यावस्था जो है विकास धीमी गति से होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में विकास तीव्र होता है, जबकि बाल्यावस्था में विकास धीमी गति से होता है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, बाल्यावस्था में रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा करा कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से क्या रहता है भैया? आगे रहता है। किसमें? तो बाल्यावस्था में रहता है। करा कि हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक। बिल्कुल राइट है, जहां तक किशोरावस्था की उम्र होती है वहां तक हड्डियों का विकास होता है, उसके बाद हड्डियों का जो ग्रोथ होता है भैया वो रुक जाता है, ठीक है। चलिए, करा कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है, तो हमने बताया है किशोरा अवस्था, एडोलसेंस, किशोरा अवस्था, इसको एडोलसेंस कहते हैं। जीएस हॉल ने किशोरावस्था का अत्यधिक अध्ययन किया था। तो हम जब विस्तार से क्लास लेंगे तो किशोरावस्था के बारे में बताएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि किशोरावस्था को झंझावत की अवस्था बोलते हैं, किशोरावस्था को भटकाव की अवस्था बोलते हैं, किशोरावस्था को तनाव की अवस्था बोलते हैं, किशोरावस्था को अधिक संवेग की अवस्था बोलते हैं, तूफान की अवस्था बोलते हैं, स्वर्णिम एज भी किशोरावस्था को बोलते हैं। तो इस तरह से ये किशोरावस्था की क्वालिटी और विशेषताएं होती हैं। कहा कि पूर्व किशोरावस्था होती है तो 12 से 16 वर्ष होती है, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष होती है। कहा उत्तर किशोरावस्था होती है तो 17 से 19 वर्ष होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सी टेट के लिए और रिपीटेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। करा किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने। मैंने कहा भैया जीएस हॉल अर्थात स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था का अध्ययन किया और बताया कि किशोरावस्था में बच्चे बड़े दबाव में होते हैं। किसमें होते हैं भैया? दबाव में होते हैं, तनाव में होते हैं, तूफानी परिवर्तन होता है और संघर्ष की ये अवस्था होती है। ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संघर्ष की अवस्था का मतलब कैरियर से संघर्ष करता है और जब समाज में अपनी बातों को रखता है, उसकी बातें नहीं सुनी जाती है, मम्मी पापा से विचार रखता है, उसकी बातें नहीं सुनी जाती है, तो बच्चा वहां पे संघर्ष कर रहा होता है अपने आप को स्थापित करने के लिए। तूफान के मतलब शारीरिक विकास में तो उसकी तीव्रता होती है। फिर तनाव, बच्चा यहाँ पे कैरियर को लेकर और हर चीज को लेकर तनाव में होता है, अचानक से शारीरिक परिवर्तन आता है उसको लेकर चिंतित रहता है। इसके बाद दबाव में होता है कि हम अच्छा करें, क्योंकि अच्छा नहीं करने पर बच्चे को डांट सुनने को पड़ता है, तो यहाँ पे हमेशा अपने आप की सोच विचार को लेकर दबाव में रहता है। आगे दिया है
अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, ठीक है। तो अत्यंत तीव्र एवं द्रुत विकास का काल इसको कहते हैं किसको, तो किशोरावस्था को कहते हैं। और ध्यान रखिएगा किशोरावस्था सबसे तीव्र विकास किशोरावस्था में होता है भैया, और भी पूर्व किशोरावस्था में सबसे तीव्र विकास होता है। तो ये ध्यान रखिएगा द्रुत एवं तीव्र विकास का काल इसको कहा जाता है, जो पूर्व किशोरावस्था में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं अधिक उग्र, ठीक है। अधिक उग्र का मतलब क्या होता है, तो इसमें बच्चा अत्यधिक उग्र हो जाता है, अर्थात तीव्र उग्र हो जाता है। मतलब कोई भी बात इसको सुनने को कहा जाता है, या कोई भी बात विचार इसमें आता है तो बच्चा यहाँ पे तुरंत उग्र हो जाता है, और क्या होता है, झगड़ा करने को राजी हो जाता है, अर्थात झगड़ा करने लगता है, ठीक है। मतलब बच्चा को ये समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या चाहिए, और यहाँ पे उत्तेजना में आ जाता है, झगड़ा तक कर जाता है। यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह बात किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। करा कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अभी हमने बताया है एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो एडोलेसेंस कहते हैं, अंग्रेजी में किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन का मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चा जल्दी से उत्तेजना में आ जाता है, और जब गलती जानता है तो उसमें माफी मांगने लगता है, अर्थात तीव्र गति से निगेटिव में जाना, फिर तीव्र गति से पॉजिटिव में भी आना होता है। यहाँ पे बच्चा को संतुष्टि नहीं मिलती तो उग्र स्वभाव दिखाता है, और यहाँ पे बच्चा को संतुष्टि मिलती है तो तुरंत उसके यहाँ दया मोह प्रेम आ जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों संवेग किशोरावस्था में हावी हो जाते हैं। चलिए, करा कि करा कि सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, तो भैया किशोरा अवस्था में आती है। क्योंकि किशोरा अवस्था में बच्चा ये जान जाता है, बालक ये जान जाता है कि हमको समाज के अनुरूप चलना है, और सामाजिक व्यवहार जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चा सामाजिक व्यवस्था में परिपक्व होने लगता है, और ये पूर्ण रूप से परिपक्व किशोरा अवस्था में हो जाता है। चलिए, कह रहा है कि किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मतलब ये स्टेनले हॉल ने कहा, और स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, अर्थात किशोरावस्था में अगर कोई अवस्था है और उसमें परिवर्तन तीव्र होता है तो वह किशोरावस्था होगी। अर्थात किशोरावस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन तीव्र गति से होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि द्रुतगामी विकास किस अवस्था में होता है, द्रुतगामी विकास तो किशोरावस्था में होता है। और उसी बात को यह दर्शाया है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला क्या शब्द है, तो परिवर्तन है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। तभी भैया हमने आपको बताया कि किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी से निगेटिव संवेग में आ जाते हैं और पॉजिटिव संवेग में आ जाते हैं, उग्र स्वभाव में आ जाते हैं। इनका व्यवहार इनके व्यवहार में चंचलता होता है, स्थायित्व तो नहीं होता संवेग के चलते। अगर उनको कोई दो बात कह देता है, डांट देता है, तो तुरंत गुस्सा कर जाएंगे, ठीक है। या उनके मन मुताबिक काम नहीं होता है तो गुस्सा कर जाएंगे, तो ये निगेटिव संवेग हो गया। लेकिन अगर उनकी बात कोई बड़ाई करता है तो तुरंत वो पॉजिटिव संवेग में आ जाते हैं, अर्थात सकारात्मक संवेग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर उनके संवेग में स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। मतलब विकास, संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। स्थायित्व का मतलब किसी भी बात विचार को लेकर स्थिरता उसमें नहीं पाई जाती, और दूसरे के साथ समायोजन नहीं कर पाते, तुरंत झगड़ा कर जाएगा या वहां से चला जाएगा। तो इस बात को इसने किसमें दर्शाया है, तो अस्थायित्व एवं समायोजन के अभाव में दर्शाया है। चलिए, करा कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है भैया संचयन की प्रवृत्ति। यह किस अवस्था का विशेषता है, तो यह बाल्यावस्था में पाया जाता है, बाल्यावस्था में पाया जाता है। इसको कलेक्शन ऑफ एज बोलते हैं, बाल्यावस्था को कलेक्शन ऑफ एज बोलते हैं। यह बाल्यावस्था में पाया जाता है, कलेक्शन ऑफ एज ये बाल्यावस्था में पाया
जाता है। ठीक है, तो इस तरह से संचयन की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा क्या करता है कि छोटी छोटी वस्तुओं को, खिलौनों को, एक एक क्वाइन, एक एक रुपया को, या उनको पैसा मिल जाता है तो गुल्लक खरीदते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं भैया, और एक गुल्लक खरीदा, छोटा सा बच्चा भी है, 4.5 से लेके हाँ 4.5 साल का होगा बच्चा। अभी तो हम ये बाल्यावस्था में बता रहे हैं, वो तो शैशव अवस्था में है और गुल्लक में एक एक रुपया बटोरने शुरू कर दिया है। तो ये संचयन की प्रवृत्ति होती है जो बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो ये किशोरावस्था की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कौन सी प्रवृत्ति किशोरावस्था की नहीं है। करा कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो ध्यान रखिएगा कि व्यवहार में उथल पुथल किस अवस्था में पाई जाती है, तो व्यवहार में उथल पुथल आपकी किशोरावस्था में होता है। और किसकी वजह से होता है, तो ये संवेग की वजह से होता है। करा किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है, तो किशोरा अवस्था में। देखिए अभी हमने बताया करा कि किस अवस्था में संवेग की या आवेगों की तीव्र स्थिति होती है, तो किशोरावस्था में। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को सही से स्थापित नहीं कर पाता और संवेग के चलते अपने व्यवहार को मैनेज प्रबंध नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये अवस्था आपके संवेग को लेकर बहुत ही कठोर होती है। चलिए, कह रहा है कि शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो मानसिक विकास कहलाता है। और क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मानसिक विकास के अवयव हैं, या क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मानसिक विकास के चरण हैं, या निम्न में से मानसिक विकास के भाग हैं। तो ध्यान रखिएगा, शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करने की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण मतलब वस्तुओं को पहचानने से लेके उसको अपने अंदर स्थापित करने की क्षमता, स्मृति मतलब याद, ध्यान मतलब देखना, कल्पना इमेजिनेटिव मतलब किसी वस्तु के बारे में जो हमारे पास है नहीं उसके बारे में कल्पना करना, चिंतन करना, ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करना, तर्क करना, ये सभी शक्तियों आदि का वृद्धि का किससे संबंध है, तो मानसिक विकास से है। अर्थात ये मानसिक विकास में शामिल रहता है। करा शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है, तो 1 वर्ष में। जी हाँ, 1 वर्ष में शिशु में भय एवं क्रोध जैसे संवेग 1 वर्ष में उत्पन्न हो जाते हैं। और यह बात हरलॉक ने भी कहा है, और ये बात आपके मैकडूगल ने भी कहा है, रॉस ने भी कहा है कि 1 वर्ष के अंदर बच्चा में भय एवं क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो संवेग है किस रूप में दिखाई देता है, तो भय और क्रोध के रूप में शैशवावस्था में बच्चे में संवेग 1 वर्ष में दिखाई देने लगता है। करा है कि गर्भावस्था कंसेप्शन पीरियड के संदर्भ में कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। करा गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। तो ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, कंसेप्शन पीरियड की बात कर रहा है, लेकिन गर्भावस्था में ध्यान रखिएगा कि करा के संदर्भ में कथन सही नहीं है। और करा गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, गलत है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद नहीं होती है, क्या होती है भैया, तीव्र होती है। और यहाँ पे नहीं दिया है तो वास्तव में नहीं है ये, क्योंकि गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, और यहाँ पे करा कि सही नहीं है तो यही सही नहीं है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यह सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, या कंटिन्यूटी डेवलपमेंट, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी डेवलपमेंट या निरंतरता का सिद्धांत। करा खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है भैया, पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगर इसका एग्जैक्ट उम्र पूछ दे भैया तो आप क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा 3 से 6 वर्ष। एग्जैक्ट उम्र पूछ दे तो 3 से 6 वर्ष इसका होगा। ठीक है जी, अमर बाबू कैसे हैं आप, बताइए, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए चलिए आगे चलते भैया। करा विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है, करा कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्या भैया ध्यान समझिए, विकास का अर्थ क्या है,
तो परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, तो विकास कहते हैं। और यह डिफिनीशन आता है, करा है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था तो किशोरावस्था। क्यों भैया, तो क्योंकि यहाँ पे स्टेनले हॉल ने बताया कि संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, ठीक है, भटकाव की अवस्था है। इसलिए ये अवस्था क्या रहती है, कठिन रहती है। और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, उसको बोलते हैं ना कि दिन में तारे दिखाई देना, तो कल्पनाओं की दुनिया में होते हैं बच्चे। संवेग यहाँ पे सर्वाधिक तीव्र होता है, इसलिए किशोरावस्था बहुत कठिन अवस्था होती है। तनाव होता है, अचानक से शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, द्रुत विकास हो जाता है, इसके वजह से किशोरावस्था कठिन हो जाता है। करियर की चिंता होती है, इसलिए किशोरावस्था कठिन हो जाता है। झंझावत की अवस्था होती है, इसलिए किशोरावस्था कठिन हो जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करा वो अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, ये किसमें होता है, बाल्यावस्था में होता है। जी हाँ, जब भी क्वेश्चन आपको पूछे कि किस अवस्था में बच्चा शर्म और गर्व जैसी बात करता है या अनुभव करता है, तो यह बाल्यावस्था में होगा। और ये आपका कितने में होता है, तो 6 से 9 वर्ष में होता है। कब होता है, तो 6 से 9 वर्ष में होता है। चलिए, कह रहा है कि सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा भैया। क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बच्चा में चिंतन प्रक्रिया शामिल नहीं है, तो सहसा अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता है, ठीक है। सहसा अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता। ध्यान रखिएगा, चिंतन प्रक्रिया किसमें होती है, तो किशोरा अवस्था में सर्वाधिक होती है, और बाल्यावस्था से बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो सहसा अवस्था की यह विशेषता नहीं है। करा कि बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक होती है, और इसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितना होता है भैया, तो 6 से 12 वर्ष। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष। ये उत्तर बाल्यावस्था होता है, और ये आपका क्या होता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। और ये आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाल्यावस्था की उम्र होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो अगर आप क्लास में दोस्तों नए होंगे तो क्लास को एक बार जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। क्लास को एक बार जरूर शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे क्लास से जुड़िए भैया। यूपी टेट क्रैक करना है आपको, तो एक बार जरूर जुड़िएगा, नो डाउट सफलता यहां से मिलेगी, क्योंकि हमें भौकाल आता नहीं, ठीक है, और हम जो पढ़ाते हैं वो आता है। और 30 में 30 नंबर की हमने बात किया है। आप स्लोगन पढ़ेंगे फर्स्टली तो आपको दिखेगा कि हाँ 30 में 30 लाने के लिए यहाँ पे जुड़ना है, ठीक है। चलिए, कहते हैं विकास और वृद्धि से तात्पर्य है तो आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, ठीक है। क्या है भैया, तो विकास और वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है, जिसे हम विकास और वृद्धि कहते हैं। क्या सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है, तो बाल्यावस्था, पूरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों अवस्था में होता है। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा किल पैट्रिक ने दिया। किसने दिया है भैया, तो किल पैट्रिक ने दिया है प्रोजेक्ट विधि। किसने दिया है, तो किल पैट्रिक ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दिया है, ठीक है। और जॉन डीवी, इससे पहले परियोजना विधि जॉन डीवी ने दिए थे, और किल पैट्रिक जॉन डीवी के क्या है, शिष्य है। तो ध्यान रखिएगा किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दिया, और प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चे को खेल आधारित, गतिविधि आधारित अगर हम सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी से सीखेगा और उनका मानसिक विकास जल्दी से होगा। तो इस तरह से ये बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था के लिए यह विधि सर्वमान्य होती है। कहा बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिर से पैर की ओर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिए सिफेलो काउडल बोलते हैं, ठीक है, सिफेलो काउडल बोलते हैं या सेलिएलो कैंडल डेवलपमेंट बोलते हैं। अर्थात इस विकास में बच्चे का सिर से पैर की तरफ का विकास होता है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह यूपी टेट और सी टेट सभी में पूछा जा चुका है, और ये रिपीट करता है भैया, इसलिए इसको जरूर एक बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करा कि वाइगोस्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद है। बाल विकास क्या है भैया, तो वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास सामाजिक
अनुक्रिया का उत्पाद है। और वाइगोस्की ने क्या दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की ने दिया था। और इसने कहा था कि बच्चे का वास्तविक और पूर्ण विकास और संज्ञानात्मक विकास भी तब होता है जब बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। तो इस तरह से वाइगोस्की ने सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद बताया है, किसको, तो बाल विकास को बताया है। और इसका चैप्टर हम लोग जरूर पढ़ेंगे। यह विकास का सिद्धांत है, सभी विकास का दर समान नहीं होती। बिल्कुल हर अवस्था में विकास एक समान नहीं होता, क्योंकि देखिए बाल्यावस्था में जैसे गर्भावस्था में विकास तीव्र होता है, शैशवावस्था में तीव्र होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, किशोरावस्था में तीव्र होता है, उसके बाद जो प्रौढ़ावस्था होता है उसमें धीमी गति से विकास निरंतर चलता रहता है। इसलिए अगर ये कहें कि विकास का दर समान होता है तो ये कहना गलत होगा। और वही बात यहाँ पे लिखा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो सभी बच्चों में भी विकास दर समान नहीं होता। और हर बच्चा विकास में अपने आप में हर बच्चा विशिष्ट भी होता है, और किसी भी बच्चे का विकास एक दूसरे बच्चे की विकास की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर बच्चा में विकास अलग होता है। चलिए, करा कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास के क्षेत्रों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है और यह क्रम से पूछा जाता है। ठीक है, क्रम से पूछा जाता है। तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, ये आपके 4 विकास ऐसे हैं भैया जो कि यह मानव विकास को दर्शाते हैं। यह मानव विकास को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो सब इसमें शारीरिक विकास पहले होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक, उसके बाद संवेगात्मक, उसके बाद सामाजिक। इसके साथ साथ नैतिक विकास भी होता है भैया, इसके साथ साथ नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, इसके साथ साथ चारित्रिक विकास होता है, इसके साथ साथ भाषात्मक विकास भी होता है, भाषात्मक विकास होता है। लेकिन इस विकास की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और भाषात्मक, ये क्रम से विकास आपके लगे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्रम में लगाने के लिए भी आता है। करा कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो अभी हमने बताया है, स्टेनले हॉल ने बताया है इस बात को, और स्टेनले हॉल ने जिक्र किया है कि किशोरावस्था विकास का अधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है, किशोरावस्था को। और बहुत महत्वपूर्ण ये भैया पॉइंट है, करा है बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह किसका मत है, तो अब्राहम मैस्लो ने कहा कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह बात किसने कहा है, तो अब्राहम मैस्लो ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैस्लो का यह कथन, ठीक है, क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने ऑलरेडी मोटिवेशन का सिद्धांत दिया है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है, अभिप्रेरणा का लाभ का सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने। तो अब्राहम मैस्लो की बात यही है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मैस्लो ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। करा है कि शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव है। तो भैया ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। शैशवावस्था में बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, तो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुकरण करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो शैशवावस्था में पाई जाती है। और यहाँ पे बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने भी कहा अनुकरण के माध्यम से, वाइगोस्की भी कहा अनुकरण के माध्यम से, और बहुत सारे वैज्ञानिक ने कहा कि बच्चा कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है या सीखता है, सामाजिक प्रक्रिया सीखता है, नैतिक ज्ञान सीखता है, वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। भाषा भी अनुकरण के माध्यम से सीखता है। क्या कि अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति। भैया यह सी-टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा खुद से प्यार करता है, खुद से मोह में रहता है, अर्थात यहाँ पे बच्चा खुद से प्रेम करने लगता है, इसको हम नर्सिसिज्म कहते हैं। नैसर्गिक प्रेम भी इसको कहते हैं। तो नर्सिसिज्म की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। करा कि विकास क्या होता है भैया, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो ध्यान रखिएगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। करा कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो बौद्धिक विकास अगर जितना अच्छा होगा उतने ही आपका एकाग्रता बढ़ेगी बच्चे में, और उसका सृजनात्मक विकास भी अच्छा होगा। ये किसके वजह से होगा, तो बौद्धिक विकास की वजह से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तथ्य है भैया, कहीं नहीं मिलेगा आपको। करा कि मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, सीखना तथा परिपक्वन दोनों। मतलब मानसिक वृद्धि में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है,
तो सीखना होता है, और परिपक्वता क्या होता है, अर्थात जैसे जैसे बच्चा विकास करता है वैसे वैसे सीखता जाता है, उसकी परिपक्वता आने लगती है। यह विकास की महत्वपूर्ण विधि या स्टेज होता है। चलिए आगे करा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे के विकास के सिद्धांत मतलब किसी भी शिक्षक को पढ़ाने से पहले बाल विकास के सिद्धांत को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। क्यों पढ़ लेना चाहिए? इसलिए कि शिक्षक जब क्लास में जाएगा तो शिक्षक को यह मदद मिलेगी कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली है, और जब ये समझ जाएगा शिक्षक की, जब विद्यार्थी क्लास में जो बैठे हैं इनकी सीखने की शैली अलग अलग है, बुद्धि भी अलग अलग है, विकास भी अलग अलग है, तो इसलिए सिद्धांत शिक्षक को बताता है कि भैया क्लास में जो बच्चा बैठा है ना वो एक समान नहीं है, एक बुद्धि के नहीं है, और उस सीखने में एक समान भी नहीं है, उनके सीखने की शैली अलग अलग है, इसलिए तुम हमको सिद्धांत को पढ़ के जाओ। तो इसलिए किसी भी शिक्षक को बाल विकास के सिद्धांत को अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी क्लास में जाना चाहिए। और शिक्षक को सिद्धांत बच्चों को सिखाने में मदद करता है, और शिक्षक को बाल विकास का सिद्धांत इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि वो बच्चों की अधिगम शैली को समझ सके। ठीक है, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये था आपका तथ्य, और यहां से आपको क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। जो यूपी टेट क्रैक करना है तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा भैया, और अगला आपका पेपर लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसको देखना ना भूलिएगा। मेरा दावा है कहीं से आप पढ़िए, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सीडीपी में 30 में 30 नंबर लाना, चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट। दोस्तों अगर आ गया तो मैं आपको बता दूं कि दावा है, और नहीं आया तो आप चैनल छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा दावा, मेरा कॉन्फिडेंस है, और जो मेरा अनुभव है 11 सालों का, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कहा जाता है कि चींटियां दाना लेके पर्वत पे चढ़ती, पहाड़ों पे चढ़ती है, 100 बार फिसलती हैं, लेकिन उसकी प्रत्येक कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि 30 में 30 मनोविज्ञान आपको दे जाऊं, और दे के रहूंगा। थैंक यू सो मच।